हेलो बच्चों। आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और उस वीडियो में हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया था बेटा कि भाई कुछ प्रॉपर्टीज़ की मैंने बात की थी आप लोगों के साथ। और उन प्रॉपर्टीज़ में हमने एक पढ़ा था मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हमने एच की बात की थी बेटा। मैंने कहा था ये एच जो है ये किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है कि किस डिग्री तक कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर पाता है। ठीक है ना। तो एच जो था हमारे पास हमने उसको लिखा भी था। ठीक है कि नहीं है। इसको मैंने कहा था अगर वैक्यूम में है तो इट विल बी नोट बाई म्यू नोट हो जाएगा, और आपका मीडियम में है तो इसको हमने कहा था बी बाई म्यू हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको पढ़ाई थी बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। It is the property of substance, or you can say degree to which a substance get magnetized when placed in external magnetic field। और ये हमने कहा था induced magnetic movement developed per unit volume of the specimen होता है। ठीक है। और जो तीसरी जो क्वांटिटी पढ़ाई थी मैंने वो पढ़ाई थी आप लोगों को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जाई से डिनोट करते हैं, सिंबल जाई का है बेटा। और ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है बेटा। एंड ये डिसाइड करती है जाइम कि हाउ इजीली ए सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, जाइम का रिलेटिव परमिएबिलिटी से रिलेशन फाइंड आउट करना चाहेंगे। एक टर्म में बोल रहा हूं, एक और टर्म चलिए मैं पहले बात कर लूं आप लोगों के साथ कि भाई रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है बेटा, दिस इज म्यू आर। इट इज permeability of the medium upon permeability of free space. Relative permeability of a medium is given by permeability of the, what is this, mu। मीडियम की परमिएबिलिटी है और म्यू नोट किसकी है? फ्री स्पेस की। इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं? म्यू आर। और वी कैन राइट इट एज मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम टू मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम की हम बात करते हैं, बी अपॉन बी नोट की बात करते हैं हम। ठीक है। तो आज जो हमने अब करना है, एक रिलेशन फाइंड आउट करना है किस किस के बीच में बेटा? रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच का एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है। शुरुआत हम कहां से करेंगे? टू फाइंड रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है। देखो, जब भी हम मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस है उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास मेरा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है बी नोट, एंड अगर बी नोट है तो इट इज म्यू नोट इंटू एच, बी नोट जो होता है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक सब्सटेंस रख दिया बेटा। एक्चुअली ये डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ। मान लीजिए इसका मतलब यहाँ से कोई एक्सटर्नल नॉर्थ है, यहाँ एक्सटर्नल समझ लो साउथ है। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ये कोई स्पेसिमेन यहां पर रख दिया और ये स्पेसिमेन धीरे धीरे मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या पैदा होना शुरू हो जाएगा बेटा? साउथ पोल इंड्यूस्ड, आई लिखा मैंने, एस आई, इंड्यूस्ड साउथ पोल। और यहां पर क्या आ जाएगा आपका? इंड्यूस्ड नॉर्थ पोल होना आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। यानी अब ये सब्सटेंस की क्या स्टार्ट होगी? मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट होगी। तो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा कि नहीं करेगा बताओ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पता है यूं होती है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ और साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है आउटसाइड मैग्नेट। अब यानी कि ये जो सब्सटेंस है इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए स्मॉल मैग्नेट। ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलकर लाइनें कहाँ जाएंगी बेटा? साउथ की तरफ। और इनसाइड द सब्सटेंस क्या होंगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ होंगी। ठीक है। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया आपका? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस हो गया। और सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो आई से रिलेटेड होती है। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड था बी नोट, म्यू नोट एच। ये किसकी वजह से? ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस।
तो म्यू नॉट आई हो गया। तो अगर मैं पूछूं आपसे यहां पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की बात करूं मैं आपके साथ कि भाई सब्सटेंस के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो एक तो बी नॉट हो गया जो हमने अप्लाई किया था, और एक सब्सटेंस की मैग्नेटाइजेशन की थी। तो ये लाइनें हैं बेटा कौन सी जो हमने शुरू में ड्रा की थी, और एक ही देखो तो सब्सटेंस के अंदर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है, ये भी इधर ही है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, तो दोनों को ऐड कर दो मैं, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ये तो म्यू नोट इंटू एच आ गया, और ये क्या आ गया मेरे पास, म्यू नोट इंटू आई आ गया। ठीक है, बी की वैल्यू जो होगी बेटा, ठीक है, बी को क्या लिख सकते हो आप, म्यू इंटू एच। मैंने बताया था कि एच की जो डेफिनेशन है वो, अगर आप वैक्यूम में है तो बी नॉट बाई म्यू नॉट, मीडियम में है तो बी बाई म्यू हो जाएगा, तो म्यू एच आ गया, और ये क्या आ गया आपका, म्यू एच प्लस म्यू नोट आई आ गया। ठीक है, मैं इस पूरे को बेटा डिवाइड कर रहा हूं कितने से, म्यू नोट एच से डिवाइड कर रहा हूं। देखिए यानी कि क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा म्यू अपॉन म्यू नोट, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर भी मैंने कहा म्यू नोट एच कर रहा हूँ मैं, यहाँ भी म्यू नोट एच कर रहा हूँ, यहाँ पर भी म्यू नोट एच कर रहा हूँ, तो ये कट गया, ये वन आ जाएगा, और ये क्या आ गया, आई बाई एच आ गया, और म्यू अपॉन म्यू नोट अभी भी बताया था बेटा, म्यू आर वन प्लस आई बाई एच ससेप्टिबिलिटी। तो ये एक रिलेशन आ गया बेटा कि म्यू आर जो होगा इट विल बी वन प्लस ससेप्टिबिलिटी होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें वैक्यूम की, तो म्यू आर जो हो गया वो वन हो गया, तो ससेप्टिबिलिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की, मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी कहां से आ रहा है डायामैग्नेटिक, तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा म्यू आर जो होता है वो लेस देन वन होता है, तो इट इंप्लाइज वन प्लस जाई एम इज लेस देन वन, तो जाई एम क्या आ गया, लेस देन जीरो नहीं आ गई, मतलब डायामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, वैक्यूम के लिए जीरो, डायामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होगी। बिल्कुल उसी तरीके से मैं बताऊंगा आपको पैरामैग्नेटिक, हम ये सारे सब्सटेंसेस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यदि आप पैरामैग्नेटिक की बात करते हो बेटा तो म्यू आर इज ग्रेटर देन वन, तो ये वन प्लस जाई एम इज ग्रेटर देन वन, तो जाई एम क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया, मीन्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए कैसी वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव, पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव। ठीक है ना, तो ऐसे फेरोमैग्नेटिक की बात करेंगे तो लार्ज पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक तो यूं समझो पैरामैग्नेटिक का बड़ा भाई है, सारी पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज होंगी पर लार्ज स्केल पर होंगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसकी, खैर तीनों के अलग अलग से बात करेंगे, तो फिलहाल तो हमारा फोकस था इस रिलेशन को ड्राइव करने का कि म्यू आर जो होता है वन प्लस जाई एम होता है। ठीक है, नाउ हम धीरे धीरे, मैंने कहा कि हम पैरा फेरो और डायामैग्नेटिक को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि भाई जो एटम होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल का काम क्यों करता है, कैसे वो डाइपोल बन जाता है। ठीक है ना, तो देखिए आज जो मैं करवा रहा हूं अभी आपको, ये क्या है बेटा, एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे मान लो बेटा एटम में क्या होती है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये एक ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस तरीके से आर रेडियस की ऑर्बिट के अंदर, ये क्या है मेरा एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, और लेट अस सपोज ये इस तरीके से घूम रहा है वी वेलोसिटी से। ठीक है, अब पहले तो हम ये समझे, देखो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए डेफिनेट पाथ, ऑर्बिट इज ए डेफिनेट पाथ, and whenever a charged particle moves in a definite path बेटे it is equivalent to करंट लूप हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अगर मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रॉन यू एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो जो इक्विवेलेंट करंट होगा वो क्या बन जाएगा आपका, क्लॉकवाइज बन जाएगा।
एंड क्लास 12 में हमने पढ़ा है कि अगर क्लॉकवाइज करंट हो तो दैट फेस बिहेव्स एज साउथ फेस, साउथ पोल की तरह काम करेगी। ठीक है, यदि करंट आपका क्लॉकवाइज है, आप राइट हैंड की फिंगर्स को एक बार वीडियो की तरफ देखें, राइट हैंड की फिंगर्स को बेटा क्लॉकवाइज घुमा लें तो थंब इज गोइंग डाउनवर्ड। तो हम ये मानकर चलते हैं नीचे की तरफ मैप में साउथ दिखाते हैं। ऐसे अगर एंटी क्लॉकवाइज, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो थंब इज गोइंग अपवर्ड। तो मैप में ऊपर क्या दिखाते हो, नॉर्थ, नीचे क्या दिखाते हो, साउथ। तो ये कन्वेंशन है मेरे पास कि अगर करंट बेटा किस तरीके से करंट की क्या सेंस है, क्लॉकवाइज सेंस है, तो दैट फेस विल बिहेव एज साउथ फेस, बिहेव एज साउथ पोल यू कैन से। तो यानी ये जो है साउथ पोल का काम करेगा, और इसकी जो लोअर साइड है वो फिर किसका काम करेगी बेटा, जो इसकी जो लोअर साइड होगी वो फिर किसका काम करेगी, नॉर्थ पोल का काम करेगी। क्योंकि अगर टॉप सरफेस पे करंट क्लॉकवाइज है तो इसकी लोअर फेस में जब देखोगे तो वो एंटी हो। जैसे फॉर एग्जांपल फिर एक बार वीडियो की तरफ देखो बेटा, स्क्रीन को छोड़ के, मैं ये उंगली घुमा रहा हूं जैसे हूं, अगर मैं इस तरीके से उंगली घुमा रहा हूं तो आप देखो किस तरीके से घुमा रहा हूं, मैं तो अपने हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, पर अगर आप देखेंगे तो आपके लिए क्लॉकवाइज हो जाएगी। मतलब मेरे लिए, आप अपने दोस्त के सामने, आप अपने दोस्त के साथ करें सामने आमने खड़े होके, तो जैसे या प्लेन मिरर में घुमाकर देख लें, आप खुद ही मिरर के सामने खड़े हो जाए, उंगली को घुमाएं, तो आप अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो मिरर में आपको जो दिख रही होगी वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रही होगी। ठीक है, तो यानी एक फेस साउथ पोल बन जाएगी, एक नॉर्थ, तो जिसमें दोनों पोल हो जाए वो क्या बन जाता है आपका, मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है। तो क्या बन जाता है बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है। इस तरीके से जो हमारा एटम है वो एटम किसका काम करता है बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल का काम करता है। ठीक है, कि क्या काम है ने, कि जो करंट, ये जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज इक्विवेलेंट टू ए करंट लूप। अगर इलेक्ट्रॉन मेरा क्लॉकवाइज है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। मैंने इलेक्ट्रॉन आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखा रखा है, तो इक्विवेलेंट करंट आपको पता है, करंट जो होता है वो हमेशा अपोजिट फ्लो करता है ना बेटा इलेक्ट्रॉन से, तो ये क्या हो गया आपका क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज की कन्वेंशन मैंने बताई और याद करने का तरीका भी बताया कि राइट हैंड की फिंगर को आप क्लॉकवाइज घुमा लें तो थंब नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैप में हम नीचे साउथ पोल दिखाते हैं। तो याद करने का तरीका है, ये किसकी तरह काम करेगा, साउथ पोल की तरह काम करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज वाला जो है वो नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा बेटा। ठीक है, एंड एज ए होली मैग्नेटिक डाइपोल हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगर ये डाइपोल है तो इसका अपना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होगा। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एटम, ऑफ एन एटम, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन एटम, एम। एम क्या आ गया हमारे पास, आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया होता है। ठीक है, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हो साथ में, एक करंट लूप है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो पूरा फार्मूला तो क्या होता है बेटा, एन आई ए होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का यूनिट बन जाएगी आपकी एम्पियर आई की, तो और ए की एरिया की मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ तो ए की लूप की बात कर रहा हूँ, ए की ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, तो एन मैंने 1 ले लिया, आई करंट हो गया बेटा, ए एरिया हो गया, और अगर मैं इसको लिखूं आई, एरिया जो हो गया बेटा, एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ करंट की बात करते हैं। करंट आप सब पढ़ते हैं बेटा, इट इज क्यू बाई टी। यहां पे चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो क्यू की जगह तो ई हो गया, और टी पूरा सर्कल कवर कर रहा है बेटा, तो ये क्या हो गया आपका टाइम पीरियड। जब भी देखो चार्ज सर्कल में घूम रहा हूं ना बेटा, तो उस केस में आप क्या करना कि जो टी होता है, ये वाला जो टी होता है, इस टी की जगह क्या पुट कर देना, टाइम पीरियड। पूरे एक रिवोल्यूशन में जो टाइम लग रहा है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो ये करंट की इक्वेशन आ गई, नंबर 1 में पुट कर दें, एम आ गया बेटा मेरे पास, आई, आई की जगह क्या हो गया, ई बाई टी इंटू पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, मैं काम कर रहा हूं इसे, देखो बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 2 से डिवाइड कर रहा हूं, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूं। ऐसा करने से क्या होगा, ये बन गया 2 पाई बाई टी,
2π/t, और 2π/t क्या होता है? ओमेगा। तो बेटा ये एक एक्सप्रेशन आ गया m का मेरे पास, e ओमेगा r²/2, e ओमेगा r²/2 आ गया। और इसकी जो डायरेक्शन की बात करें आप, ठीक है, तो डायरेक्शन तो हमेशा ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की क्या होती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। अगर मान लीजिए मैं इस डायग्राम की बात कर लूं, ठीक है ना, तो हमने कहा था टॉप फेस साउथ है, तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल यूं कर लें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये बाहर की तरफ जेड एक्सिस है, तो इसका टॉप फेस जो था वो साउथ था, पीछे वाला क्या बन गया था? नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ अंदर की तरफ जाएंगे बेटा, अंदर की तरफ मतलब नेगेटिव के में चली जाएगी। अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? माइनस ई ओमेगा r²/2 इंटू के कैप। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन है बेटा। लेटर ऑन मुझे जब मैं थ्योरीज पढ़ाऊंगा आपको डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो इन दैट केस मुझे इन सब की जरूरत पड़ने वाली है एक तो। ओके, अच्छा जी। अच्छा, इसको यूं भी तो लिख सकते हैं हम, m इट इज e ओमेगा r इंटू r/2। r² को मैंने r इंटू r लिख लिया है। क्यों लिखा पता है? ये ओमेगा r किसके बराबर होता है? v के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया? EVR/2, दिस इज EVR/2 आ गया। तो आप हम ये भी यूज करते हैं बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए, ये भी यूज करते हैं। अगर स्पीड दे रखी हो तो ये वाला यूज कर लेना, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी हो तो ये वाला यूज कर लेना। वेक्टर फॉर्म में मैंने समझा दिया आपको। ये याद रखना है कि एम की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ही किधर होती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। कन्वेंशनल याद करनी है आपको, इट इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन जो होती है। चले आगे। तो अभी तक हमने क्या निकाल लिया कि भाई m जो होता है वो कितना आ गया? एक बार फिर देख लें। सीधा सा मैंने कॉन्सेप्ट किया बेटा, मैग्नेट पहले मैंने प्रूव किया कि किस तरीके से ये क्या बन जाता है बेटा? डायपोल बन जाता है। एक साइड मैंने कहा उसकी साउथ पोल और दूसरी फेस उसकी नॉर्थ पोल काम करेगी। इट मीन्स इट हैज बोथ द पोल्स। तो अब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट की बारी आई। तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया। एरिया तो सीधा सीधा ऑर्बिट का कितना हो जाएगा आपका? πr² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? ओके, अब बारी आई आई की। आई हमें पता है चार्ज अपॉन टाइम होता है, और चार्ज अपॉन टाइम की बात करेंगे आप तो चार्ज तो ई हो गया, और पूरा सर्कल जब भी हो बेटा तो टी की जगह क्या लिख लेना? टाइम पीरियड लिख लेना। ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी इसके अंदर। फिर मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 2π/t क्या होता है बेटा? ओमेगा होता है। तो ये बन गया ई ओमेगा r²/2 आ गया। और इस r को मैंने r इंटू आर लिख लिया, r² को, तो ओमेगा r बन गया v। तो ये क्या आ गया? EVR/2 आ गया। मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया EVR/2 या ई ओमेगा r²/2 हो गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा हूं। तो हमने अभी भी ड्राइव किया बेटा, m इज इक्वल टू EVR/2 आ गया। नंबर तो मैं भूल गया हूँ, लेट अस सपोज 4 है। अब क्या है हमारे पास? देखो बेटा, आप लोगों ने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम सबने पढ़ा है, ठीक है ना? हम सबने डिस्कस किया है बेटा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम वो कहता है कि बेटा इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स। देखो आई कैन से कि रदरफोर्ड के मॉडल और बोर के मॉडल में फर्क क्या था? रदरफोर्ड ने तो कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व इन एनी ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, पर बोर ने कहा कि नहीं, ऐसा तो होगा तो भाई इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट आउट करेगा एंड वो स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली किस में गिर जाएंगे? न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। ये पढ़ा है ना आपने सबने? तो बोहर ने क्या कहा कि कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स होते हैं जिनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं, जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम, जो आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, इन दोज, रादर उसने एक वर्ड यूज किया था बेटा, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ओनली इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली ऑन दोज स्टेशनरी ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम, आपको याद होगा वेरी फेमस इक्वेशन, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। इट इज mvr अपॉन nh अपॉन 2 पाई होती है।
सुनिए ना, +1 में भी सुनते होंगे, +2 की फिजिक्स में भी पढ़ते हैं आप लोग, +1 की केमिस्ट्री में भी आती है, वेयर n जो है इट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इंटीजर होता है ये, और h जो है, h तो वी ऑल नो इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। इज ओके। ये बोहर्स पोस्टुलेट्स क्या वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है कि एम वी आर इजिकल टू क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई होता है। तो यहां से हम क्या निकाल लें बेटा, वी आर की वैल्यू निकाल लें। ये आ गया आपका एन एच अपॉन 2 पाई m, नंबर 6 पुट कर दे नंबर 4 में। अगर नंबर 4 में पुट करेंगे आप तो m बन जाएगा मेरे पास, देखो इसमें पुट कर रहा हूं बेटा, नंबर m इज e/2 और वी आर की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, एन एच अपॉन 2 पाई m, एन बाहर आ गया, इट इज ई एच अपॉन 4 पाई m, ई एच अपॉन 4 पाई m आ गया। इज इट ओके। मैंने एक्चुअली क्या किया है, एन तो देखो बेटा ऑर्बिट टू ऑर्बिट वेरी कर जाएगा 1 2 3 4, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर जितने पैरामीटर्स हैं सारे के सारे पैरामीटर्स कैसे हैं, कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं, इसलिए मैंने इनको इकट्ठा लिख लिया है, ई एच अपॉन 4 पाई m हो गया। कोई दिक्कत यहां तक बताइए, नहीं है, ठीक है। ये कांस्टेंट है बेटा जो भी कुछ ब्रैकेट के आ रहा है, तो मैं इसको लिख रहा हूं m इज n टाइम्स म्यू बी। अभी बात करेंगे म्यू बी क्या चीज है, वेयर म्यू बी जो है it is EH upon 4 पाई m. This is called beta Bohr's magneton. It is called Bohr's magneton. एक्चुअली बोहर मॉडल का हमने यूज कर लिया था, तो उनको थोड़ा क्रेडिट देने के लिए इसका नाम क्या रख दिया गया, बोहर्स मैग्नेटोन रख दिया गया, EH अपॉन 4 पाई m हो गया। मान लीजिए मुझे डिफाइन करना है बोहर मैग्नेटोन को, तो मैं n की वैल्यू लेट अस सपोज 1 ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट ले लूं बेटा, तो n1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो m इजिकल टू क्या आ गया आपका, म्यू बी आ गया, n की वैल्यू 1 पुट कर दो, मींस व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन फर्स्ट ऑर्बिट, वन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो जितना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो मैग्नेटिक मूवमेंट ही क्या कहलाता है, बोहर्स मैग्नेटोन कहलाता है। मींस क्या हुआ, बोहर्स मैग्नेटोन इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, इट इज द magnetic moment associated with electronic motion, with electronic motion in first orbit, in first orbit, magnetic moment associated with electronic motion in first orbit। और कई लोग इसको और कैसे सिंपल डिफाइन करते हैं, बोर मैग्नेटोन इज द मैग्नेटिक moment of hydrogen atom, magnetic moment of hydrogen atom in its ground state। क्यों भाई, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ग्राउंड स्टेट में वो कौन सी स्टेज में होता है, n = 1, और जब यही तो कब आया, जब n = मैंने 1 पुट किया तभी तो ये निकल कर आया है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, बोहर्स में, आगे चल कर यूज करेंगे वैसे बोहर्स मैग्नेटोन काफी काम आने वाला है। मैंने कहा मैग्नेटिक मूवमेंट मैंने निकाला EVR/2 था बेटा, हमने इसको थोड़ा आगे बढ़ाया, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे किसी भी और सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं रिवॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ उन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर पाएंगे जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल, n इज इंटीजर नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, h अपॉन 2 पाई होता है, वेर h क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो यहां से मैंने वी आर की वैल्यू निकाल ली बेटा, NH अपॉन 2 पाई m, और यहां पुट कर दिया, ये जो वी आर है ना, ये वाला वी आर है जो इस वी आर में पुट कर दी, तो E/2 तो बच गया था यहाँ से, और ये क्या है NH अपॉन 2 पाई m, n, और ये क्या आ जाएगा EH अपॉन 4 पाई m, और ये सारा कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को मैंने नाम दे दिया बेटा बोहर्स मैग्नेटोन। तो m इज n म्यू बी आ गया हमारे पास, n1 कर लें तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, म्यू बी के बराबर आ जाएगी। तो देखो इट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉनिक मोशन इन फर्स्ट ऑर्बिट आ गया, ठीक है। कोई कहे जी बोहर्स मैग्नेटोन की यूनिट निकालो, अब पता प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं सोचना कूलम जूल पर सेकेंड, नहीं क्या जरूरत है, यहाँ से सोचो ना, n तो एक नंबर है, इसकी तो कोई यूनिट है नहीं, तो म्यू बी की वही यूनिट नहीं होगी जो m की होगी, क्यों इतनी देर लगानी इसके अंदर,
भाई एन तो एक नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं है, तो म्यू बी की वही यूनिट होंगी जो एम की है। तो एम की कौन सी यूनिट होती है बेटा? एम की जो यूनिट होंगी वो वही होंगी जो म्यू बी की है, ठीक है। और म्यू बी फिर तो क्या बन गया, एम की बताई थी अभी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो म्यू बी की यूनिट वही होती है बेटा, कितनी? एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। ये आया हमारे पास। तो देखो हमने इक्वेशन 8 में क्या निकाला, मैं इक्वेशन 8 को ले रहा हूं, बाकी सब रब कर रहा हूं। इक्वेशन 8 मैंने निकाल दी कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द एटम इज n टाइम्स द बोहर्स मैग्नेटोन। दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम। मैं कहूं कि मैंने एक बात और प्रूव कर दी यहां पर कि मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब समझे आप? देखो सबसे पहले आप ये पढ़ते हैं क्या इजिकल टू एन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है डिस्क्रीट, कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है। फिर बोहर ने कहा कि एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। तो इसको यूं भी कहते हैं बहुत सारे लोग कि इसका क्या मतलब है बेटा, कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। यहां से चार्ज क्वांटाइज्ड है, मतलब वेन एवर ए क्वांटिटी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम अदर क्वांटिटी देन दैट टर्म इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड। तो वही तो हमने यहां प्रूव कर दिया कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है एटम का, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बोहर्स मैग्नेटोन। तो क्या क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी नहीं आ गई? ये तो मेरी है क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से मैंने इसको निकाल लिया बेटा। तो कोई कहे ये प्रूव करो कि मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करो, या कोई कहे जी मैग्नेटिक मूवमेंट के अलावा ये प्रूव करो कि एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट क्वांटाइज्ड होता है। एक तो ये हो गया। अब कोई मुझसे ये पूछेगी जी बताओ व्हाट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम, हो सकती है कम से कम वैल्यू। तो भाई कम से एन इंटीजर है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन कितनी हो सकती है? 1। तो इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम भी, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम जब भैया तो कांस्टेंट है, तो जब एन मिनिमम होगा तो एम भी मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो एम की कितनी हो सकती है बेटा? यानी आप ये कह सकते हैं बोहर्स मैग्नेटोन इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, एक दो छोटी छोटी बातें और कर लें हम। आज हमने निकाला था अभी अभी, आप देखेंगे एम जो होता है बेटा वो होता है ई वी आर बाई 2, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द एटम। एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं हम। एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, एम वी आर होता है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, ये प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ये स्मॉल एम को मैं मास से बेटा, और कैपिटल एम क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है ना, अलग अलग चीजें। अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट को एंगुलर मोमेंटम से डिवाइड कर दूं तो देखो ई बाई 2m आ गया, वी आर सी आर। और ई और एम तो कांस्टेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन के भाई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और मास तो क्या है। मैं रिलेटिविस्टिक चीज़ों पे नहीं जा रहा हूँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं काउंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। वो एक अलग केस है जहाँ स्पीड बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है ना, वो तो आप अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर नहीं है ये वाली बात। तो सीधी सी बात है, ई और एम कांस्टेंट हो गए, तो ये क्या आ गया बेटा? कांस्टेंट आ गया। यानी कि किसी भी एटम में मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो हमेशा ही कांस्टेंट होगा बेटा। इसको हम मान लीजिए गामा भी लिख देते हैं, और इसको बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक, क्या बोलते हैं इसको हम? जायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं, ठीक है भाई। तो एक इंपॉर्टेंट रेशियो आ गया हमारे पास कि मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम के रेशियो को जायरोमैग्नेटिक रेशियो, मैग्नीट्यूड की बात करें, लेटर हम डायरेक्शंस का भी रिलेट करेंगे इनको आपस में, ठीक है भाई। सो अब हम स्टेज पर आ गए हैं कि हम ये डिस्कस कर सकें कि भाई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है एक्चुअली। वैसे तो मैग्नेटिक मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे। डिफरेंट फैराडेज ने क्लासिफाई किया था उनको पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। लेकिन हमने यहाँ पे ना 12th में आपने बड़ा बेसिक सी चीजें पढ़ी उनकी, हम लोगों ने इसको बड़ा इनलार्ज वे में पढ़ना है, उनकी थ्योरीज को पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से स्टार्ट करूंगा,
क्या होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, लेकिन उससे पहले आप एटम एज ए डाइपोल को अच्छे से समझ लें, क्योंकि मुझे इसकी अगले लेक्चर के अंदर बेटा जरूरत पड़ने वाली, मैं इसके सीधे सीधे फार्मूलाज यूज करूंगा, तो कभी ऐसा ना हो कि आपको आता ही ना हो और समझ में ना आए। ठीक है बेटा, थैंक यू।